हेलो एवरीवन, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के सामने अध्याय 5 कृषि एवं वन संसाधन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है आप लोगों के सामने बिहार कृषि एवं वन संसाधन। गाइज, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोस जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे मेरी लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो चलिए गाइज, हम लोग शुरू करते हैं। कृषि एवं वन संसाधन। कृषि एवं वन संसाधन होता क्या है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं और इस बात से आप अवगत भी हैं कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। क्यों प्रधान राज्य है? क्योंकि यहाँ अधिकांश जनता जो है, अधिकांश लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी जो है, यहाँ की 80% आबादी जो है वह कृषि कार्य पे क्या रहती है? बिल्कुल निर्भर रहती है। इसलिए बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आप जान लीजिए जानने के तौर पे कि यहाँ कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है, बिहार में कितने तरह के फसल जो है उगाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला होता है भदई फसल, दूसरा होता है अगहनी फसल, तीसरा है मेरा रबी फसल और चौथा जो है वो है गर्मा फसल। यहाँ 4 तरह की फसलें जो है उगाई जाती हैं। भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसल और गर्मा फसल, ये 4 तरह की फसल जो है उगाई जाती है। अब गाइज, आप लोग पूछेगा कि भदई फसल क्या होता है? तो देखिए, भदई फसल में क्या होता है, इसकी शुरुआत जो है मई जून में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? मई और जून में होती है और यह अगस्त से सितंबर में काट ली जाती है। इसकी शुरुआत जो होती है कब होती है? कि मई और जून में इसकी शुरुआत की जाती है। मई में इसे हम रोपना शुरू करते हैं, जून में इसे मई जून में हम रोप देते हैं, ठीक है। और अगस्त सितंबर में क्या करते हैं? इसको हम काट लेते हैं। अगस्त या सितंबर में इसे क्या करते हैं? हम काट लेते हैं। जैसे के लिए भदई धान, ठीक है, जवार, बजरा, मकई, ये 4 फसलें जो हैं इसमें मुख्य तौर पे लगाई जाती है और उसके साथ जो होता है जूट और सब्जी की खेती जो है की जाती है। तो भदई धान याद रखिएगा, जवार याद रखिएगा, बजरा रखिएगा, मकई और उसके साथ जूट और सब्जियां जो है उगाई जाती है भदई फसल में। उसके बाद आता है हम लोग का अगहनी फसल। अगहनी फसल क्या होता है गाइस? कि यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह बिहार की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण फसल है। क्यों महत्वपूर्ण फसल है? क्योंकि आधी से अधिक आधे से अधिक जो है भूमि जो है अगहनी फसल लगाने के लिए उपलब्ध की जाती है। आधे से अधिक जो है भूमि जो है वो अगहनी फसल लगाई जाती है, आधे से आधी जमीन में। यानी कि 1/4 में अगर आपका जमीन है ऐसा, तो इतना भाग जो है ना अगहनी फसल के लिए छोड़ दिया जाता है और इतना भाग जो है छूटा रहता है। इतने भाग में हम क्या करते हैं? फसल को लगाते हैं। जैसे के लिए उसमें फसल में कब इसकी शुरुआत होती है? तो इसकी शुरुआत जो है जून और से लेके अगस्त तक, जून और अगस्त में इसकी शुरुआत होती है और काटी कब जाती है? नवंबर और दिसंबर में इसको क्या कीजिए? काट ली जाती है। जैसे जून में जब बरसात का मौसम होता है, जून मेरा बरसात का मौसम चालू होता है, जून से लेकर अगस्त तक, यही ना बरसात का समय है। अब आप अपने मन में बैठा लेना बिल्कुल ये बात कि अगहनी फसल बरसात में ही लगाई जाती है। जैसे के लिए आप जून और अगस्त में धान की फसल करते हो, धान की फसल करते हो, उसके साथ जवार की फसल करते हो, बजरा की फसल करते हो, अरहर की फसल करते हो और गन्ना की फसल करते हो। तो अगस्त और जून और अगस्त में इस फसल को हम लगाते हैं और नवंबर और दिसंबर में इस फसल को क्या करते हैं? काट लेते हैं। तो यह मेरा हुआ अगहनी फसल। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और देखेंगे आगे क्या पॉइंट है। आगे पॉइंट हम देखेंगे इसके रबी फसल। भाई, रबी फसल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में जो है वो रबी फसल लगाई जाती है, प्रत्येक राज्य में, ठीक है। प्रत्येक राज्य में जो है वो रबी फसल की खेती होती है। तो रबी फसल तो आप लोग अवगत हो गए कि रबी फसल क्या होता है। बिल्कुल, रबी फसल तो बिल्कुल समझ लिए होंगे कि रबी फसल होता क्या है ना। तो रबी फसल जो होगी मेरी, तो इस फसल की शुरुआत जो होती है यानी कि रोपने का टाइम होता है अक्टूबर और नवंबर में होता है। जब हल्का सर्दी शुरू हो जाता है,
हल्का सर्दी शुरू होती है, हल्की हल्की सर्दी शुरू होती है, तो इस फसल को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और कब काट ली जाती है, गर्मी की स्टार्ट में, यानी अप्रैल, जब गर्मी होता है अप्रैल यानी मार्च के लास्ट में, और अप्रैल के एंड तक इसको क्या किया जाए, काट लिया जाता है। ये कौन सी फसल होंगी, तो याद रखिएगा कि गेहूं होता है उस समय जब हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं अपने गांव में। उस समय अक्टूबर यानी अक्टूबर नवंबर में हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक खेलते हैं, क्योंकि ठंडी का समय रहता है ना। उसी समय हम लोग के खेत के फील्ड के आसपास खेतों में क्या होता है, फसल लगाई जाती है। कौन सी फसल, तो गेहूं की फसल। जो हम लोग खेत में जाते हैं, बॉल चले जाता है तो लोग आके डांटते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर में जो होता है इस फसल को लगाया जाता है, और अप्रैल और मई के स्टार्ट में इसको काट लिया जाता है। जिससे गेहूं हुआ, जौ हुआ, दलहन फसल हुआ, तेलहन का हुआ, ये फसल जो होते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है मेन लोग का रबी गर्मा फसल। अब गर्मा फसल गाइस क्या होगा, गर्मा फसल देखिए, इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, जहां स्थानीय जल स्रोतों से मिट्टी गीली रहती हो, वहां पे हम गर्मा फसल की खेती करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी तो मेरी सिंचाई हुई ना, तो पानी की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। तो वहां पे हम किसकी फसल करते हैं, तो गर्मा फसल की फसल लगाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या क्या हो सकता है, जैसे के लिए धान और ग्रीष्मकालीन, यानी जो गर्मी में धान की खेती होती है उस समय हम कर सकते हैं। वहां पे सब्जी लगाई जा सकती है। बिहार में गहन खेती की जाती है इसकी, इसकी अगहनी फसल, खरीफ फसल और फसल भी कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, अगहनी फसल, चाहे इसे हम बोल सकते हैं खरीफ फसल भी, इसे हम क्या कहते हैं, कर सकते हैं। अब आपके पास एक चीज आया कि खाद्य फसलें कौन सी होती है। खाद्य फसल कौन सी होती है भाई, खाद्य फसल, खाद्य फसल कौन सी होती है, तो इस चीज को याद रखिए, खाद्य फसल क्या होती है, कि खाद्य फसल जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और तेलहन, ये सब क्या है, मेरे खाद्य फसल है। जैसे धान बिहार में खाद्य फसलें के महत्वपूर्ण स्थान रखता है, गेहूं भी इसके महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाई। उसके बाद मक्का बिहार का तीसरा मुख्य खाद्य फसल है। यहाँ भदई, अगहनी, रबी, गर्मा फसल 4 तरह के पौधे पैदा किया जा सकता है। उसके मोटे अनाज के अंतर्गत क्या आता है, तो महुआ आता है, याद रखिएगा, मिलेट आता है, जवार आता है, बजरा आता है, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तेलहन में क्या क्या आ सकता है, राई आता है, सरसों आएगा, तीसी आएगा, सूरजमुखी आएगा, कुसुम आएगा, रेडी आएगा, तिल आएगा, मूंगफली आएगा। ये सब क्या है, तेलहन पौधे, जिससे हमें तेल प्राप्त होती है। ओके, यहां तक क्लियर है, हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो उसके बाद हम आगे टॉपिक पे देखेंगे कि दलहन फसल। दलहन फसल क्या होता है भाई, दलहन फसल तो अभी मैंने बताया ना, दलहन फसल। हाँ, दलहन फसल याद रखिएगा कि बिहार के दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। आप खेसारी का मतलब समझ लीजिए मत, खेसारी जो हम लोग के यहाँ गाना गाता है वो खेसारी नहीं है भाई। खेसारी एक दाल होता है, ठीक है। हाँ, यह कैसा होता है, तो आपने देखा होगा मूंग उड़द का दाल, उस टाइप का खेसारी का दाल होता है। ठीक है, तो चना भी है मेरा दलहन फसल, मसूर भी है, खेसारी भी है, मटर भी है, मूंग भी है, अरहर है, उड़द है तथा कुर्थी प्रमुख फसल है। इनमें चना, मसूर, खेसारी, मटर, गर्मा, मूंग रबी दलहन की फसलें हैं, जबकि अरहर और मूंग खरीफ दलहन फसल है। यहाँ पे दो तरह के आ गए हैं कि रबी दलहन फसल कौन होगा, तो याद रखिएगा रबी दलहन फसल में आता है चना, मसूर, खेसारी, मटर और गर्मा, सॉरी, चना, मसूर, ठीक है, खेसारी, मटर एक, और इसके साथ आता है गर्मा मूंग, ये रबी दलहन फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, रबी दलहन फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद जबकि अरहर और मूंग जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तंबाकू, बिहार में तंबाकू की भी उत्पादन होता है। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत का 6ठा स्थान है, 6 नंबर पे स्थान पे है बिहार, जो है तंबाकू उत्पादन में 6ठे नंबर पे स्थान पे है। इसकी खेती के लिए गंगा के दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। समस्तीपुर, वैशाली जिलों में इसकी प्रसिद्ध खेती होती है भाई।
समस्तीपुर और वैशाली में जो है वो जो है गंगा के किनारे पे है, इसलिए वहाँ पे तंबाकू की खेती अत्यधिक होती है। अब देखेंगे हैजल संसाधन, ये आपके लिए नया चीज आया है, हैजल बिल्कुल न्यू है कि हैजल संसाधन क्या होता है। हैजल संसाधन, देखो बिहार में जल का विशाल भंडार है जो हमें दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है। अब कौन कौन से दो प्रधान स्रोत है, प्रधान मतलब भाई समझ रहे हैं महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक देखिए धरातीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। अब धरातीय जल क्या होता है, भूमिगत जल क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। धरातीय जल क्या होता है, इसमें नदियां, जलाशय या तालाब आते हैं। इसमें क्या आ जाएगी, नदियां आ जाएगी, जलाशय मतलब छोटे छोटे नहर आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और एक छोटा सा तालाब आ जाएगा। तो यह मेरा क्या हुआ, धरातीय जल है। इसको हैजल, आप बिल्कुल न्यू पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, हैजल संसाधन, ठीक है, किसी से पूछिएगा जरूर, ये मैंने मेंशन किया है हैजल संसाधन क्या होता है, आपको कोई बताएगा, ठीक है। धरातीय जल जैसे इसमें कि नदियां आ जाएगी, जलाशय और तालाब। और भूमिगत जल के अंतर्गत क्या आएगा भाई, इसमें कुआं आएगा, ठीक है, इसके झरने आ जाएंगे भाई, झरने पानी गिरे झरझर झरझर। नलकूप आएगा यानी कि हैंडपंप, ना मेरा हैंडपंप हो जाएगा, और हैंडपंप जो है नलकूप यानी जल नल अभी चल रहा है मेरा नलकूप के द्वारा, हैंडपंप तो आपके घर में यूज हो रहा है। तो यह भूमिगत जल हुआ। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे पॉइंट क्या है, यहाँ देखेंगे। आगे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, कोसी नहर। कोसी नहर जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट बनता है आपके लिए। कोसी नहर, कोसी नहर क्या होता है, कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर एक हनुमान नगर, याद रखिएगा, एक हनुमान नगर के पास बांध बना है जिसे दो नहरों को निकाली गई है। इसमें से दो नहर निकाली गई है, कहाँ पे, कोसी नहर के पास, जो कहाँ स्थित है, तो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत नेपाल की सीमा पर क्या है, स्थित है, ठीक है। जिससे जो कहाँ पे स्थित है, तो भारत नेपाल की सीमा पे है, जो हनुमान नगर के पास है, कहाँ है, हनुमान नगर के पास है, ठीक है। यहाँ से दो नहर गुजरती है, कौन कौन सी, पूर्वी कोसी किनारे की पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे की पश्चिमी कोसी नहर। यहाँ दो नहर गुजरती है, पूर्वी कोसी के पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे के पश्चिमी कोसी नहर। यहाँ पे नहर के दो बारे में समझिए। अब देखिए यहाँ के बिहार के लिए महत्वपूर्ण ये जो है गंडक नहर, यह सबसे महत्वपूर्ण है गंडक नहर। भाई गंडक नहर तो हमने सुना है, तो देखिए गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान से 85 किलोमीटर दक्षिणी वाल्मीकि नगर के पास 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। देखिए बहुत बड़ा ये बांध है वाल्मीकि नगर में, जिसकी जो है लंबाई 743 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है, तो 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध से पश्चिमी और तिरहुत नहर की पूर्व से सागर नहर निकलती है, जिसे नदी घाटी योजना कहा जाता है, जिसे नदी घाटी योजना भी इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए इस नदी घाटी योजना पर कितनी परियोजना संचालित है, इस नदी गंडक नदी के नहर पे कौन कौन सी परियोजना अभी वर्तमान में चल रही है। तो यहाँ याद रखिएगा कि पहला परियोजना है जिस परियोजना का नाम दिया गया है सुन नदी परियोजना, दूसरा परियोजना क्या है, गंडक नदी परियोजना, और तीसरा क्या है भाई, कोसी नदी परियोजना। इसमें से एक डिफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में परिभाषित करने के लिए आएगा, 100% है कि परिभाषित करने के लिए इसमें से एक आएगा जरूर, एक 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन जो है आप लोग जरूर याद करिएगा, सोन नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना और कोसी नदी परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके थोड़े से पार्ट्स हैं, और ये 3 परियोजना आप याद रखिएगा। और अन्य परियोजना इस पे जो अभी कार्य कर रहा है, अन्य परियोजना, इसके 3 के बाद और 4 परियोजना काम कर रही है। और कौन कौन सी परियोजना है, तो याद रखिएगा, दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना, और 4 है। तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल मिले के 7 हो गए। 7 में से एक क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर के जो है एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलो भाई अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सोन नदी घाटी परियोजना क्या है। तो यह परियोजना बिहार के सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। यह जो सोन नदी परियोजना है ये बहुत पुरानी परियोजना है और सबसे पहला परियोजना यही है। इसकी विकास कब की गई थी, तो याद रखिएगा जब अंग्रेजी सरकार थी तो उस समय 1874 में सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसमें डेहरी के पास पूरब एवं पश्चिमी की ओर
नहरें निकाली गई है। क्यों निकाली गई है? कि सिंचाई की वहाँ व्यवस्था हो और भरपूर मात्रा में जल मिले, जिससे हमारी जो खेती है वो अच्छी हो और हमारा जीवन यापन जो है अच्छे ढंग से चले। इसलिए नदी घाटी योजना परियोजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दूसरा था मेरा क्या, गंडक नदी परियोजना। अब भाई गंडक नदी परियोजना क्या होगा? तो देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों राज्य जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के समीप हैं और एक दूसरे से बहुत मिले जुले हैं और भविष्य में भी मिले जुले रहेंगे। कि उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया है। भाई भारत और नेपाल की सीमा जो है वाल्मीकि नगर, वहां पे इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना द्वारा बिजली और सिंचाई तथा जल के आपूर्तियों को नेपाल को भी जाती है। तो यह परियोजना जो है गंडक नदी परियोजना, एक बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, ठीक है, जो बिहार, यूपी और नेपाल तीनों राज्यों को लेके चलता था, जहाँ पे बिजली उत्पादन भी की जाती है और सिंचाई भी इसके द्वारा की जाती है, क्योंकि नहर से पानी छूटेगी तो सिंचाई होगी, नहर से पानी निकलेगी तो बिजली पैदा होगी। ठीक है, तीसरा मेरा आया कोसी नदी घाटी परियोजना। ये कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है? भाई यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्यकर्मी सामूहिक प्रयास का फल है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी में बदले मार्ग को रोकना है। ठीक है, हाँ भाई, नदी के बहते मार्ग को रोकना है, इसका उद्देश्य था। कि कोसी नदी बिहार को एक शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर कोसी नदी में पानी आया तो समझ लो कि बिहार डूब गया, आधा बिहार डूब जाता है पानी से। तो इसलिए यहाँ नेपाल सरकार और भारत सरकार, ठीक है, और बिहार सरकार, तीनों सरकार मिलकर इसके उद्देश्य यही था कि पानी को सही मार्ग पर ले जाना। लेकिन क्या करे, सरकार भी इसके फेलियर है और हर एक साल हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है ना। तो इसके लिए भाई सरकार को मैं दोषी दूंगा। दूसरा हम लोग का अगला पॉइंट है दुर्गावती जलाशय परियोजना। यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर और रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को संचित करना और बाढ़ नियंत्रण है। देखिए दुर्गावती परियोजना है, देखिए कैमूर में, रोहतास में हर साल बाढ़ आता है और हर साल कभी ना कभी सुखाड़ हो जाता है। इसलिए यह परियोजना चालू की गई थी कि ताकि वहां पे सिंचाई की व्यवस्था हो सके। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो हम लोग पूरे बाढ़ से ही ग्रसित हैं ना। चलिए अब देखेंगे दूसरा पॉइंट मेरा, कि बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा गया है। अब बिहार के वन जो है वह कितने वर्गों में रखा गया है? तो उसके 2 वर्ग रखा गया है। एक पहला क्या है मेरा, आद पतझड़ वन, और दूसरा है सूक्ष्म पतझड़ वन। यह इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट बनता है कि बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा गया है, आद पतझड़ वन और सूक्ष्म पतझड़ वन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ तो चलो आगे देखते हैं फिर हम कि आर्द्र पतझड़ वन क्या होता है भाई। देखिए इस प्रकार के वन दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जहां सुरेश्वर दूत शिवलानी क्षेत्र में 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस वन का विस्तार हुआ है। अब सूक्ष्म पतझड़ वन क्या होगा, कि बिहार के पूर्वी मध्य प्रदेश भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। कैमूर और रोहतास जिलों में इसका अधिकतर विस्तार है। ठीक है, यहाँ देखेंगे। आगे हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। यह जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करिएगा। ठीक है, कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में लगभग 980 एकड़ में विकसित है। यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। हेम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा है। किसको? कांवर झील को। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो कांवर झील को कहा गया है। कांवर झील में 300 प्रजातियां, भाई 300 प्रजातियां के पक्षियों का
अध्ययन कर एक साथ संभव है। यहाँ पे लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां जो है जिसका अध्ययन किया गया है। कौन किया था भाई? डॉक्टर सेलिम अली ने। ठीक है, जिसे स्वर्ग पक्षियों का स्वर्ग कांवर झील को कहा जाता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 60 दिखाया बट गलती है, 80%। 80% जो है बिहार में खेती की जाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? भाई 80%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें कि बिहार में जूट का उत्पादन है, उत्पादन में क्या हो रही है? अभी के डेट में गिरावट हो रही है, डाउन हो रही है। ठीक है, क्योंकि बाढ़ ज्यादा आ जा रहा है जिस वजह से जूट की उत्पादन कम हो गई है। पांचवा, तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र है, तो अभी मैंने क्लास में बताया गंगा के दियारा के किनारे। छठा क्वेश्चन है कोसी नदी घाटी परियोजना आरंभ कब हुई थी? तो देखिए 1800, यहाँ पे 1955। 1800 कितना में था मेरा? 1800 कितना में दिया गया था? 1 मिनट, 1800 कितना में था जी? 1856 में देगा, 1874 में। यहाँ पे गलत आंसर दिया है 1874 में, 1874 में। ठीक है, हाँ। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ है? तो याद है आप लोग को, वाल्मीकि नगर। आठवां क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास जिले में, क्योंकि वहीं पे तो कांवर झील लगाया गया था गंडक परियोजना। उसके बाद नौवां क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो याद रखिएगा 637, इसके विस्तार हो गए 63,374 किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? याद रखिएगा दरभंगा में, दरभंगा में। यहाँ से 11वां क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने कि कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। 12वां क्वेश्चन संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ठीक है, तो यह इसके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जो है वो आपको बता दिया गया, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंस टॉपिक्स थे, टॉपिक्स जो थे वो भी बता दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपको मिल गए। इसके बट बचा क्वेश्चन आंसर, यही ना बचा है बट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर भी एक दिन आपको करा दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही करा दिया जाएगा। तो आपके टोटल हो गए। आप इसको क्या करिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के आप अपने कॉपी में लिखिए और इसको याद करिए। जितना याद करिएगा फायदा आपको है, क्योंकि टोटल मैंने सिविक ज्योग्राफी का करा दूंगा तो आपको 35 मार्क्स जो है इसको मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसके लिए आपको सबको मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू, और ऑलवेज यू हैप्पी। आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, और वीडियो को आप लोग शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए, उसके बाद ज़रूर कमेंट कर दीजिए। जैसी भी वीडियो लगी हो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर लाइक दीजिएगा, ज़रूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।